हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म कम्पिटिट वाइजली में CW में। आज जो हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग से रिलेटेड, जो भी SSC या फिर और भी जितने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं जैसे UP टेट हो गया या फिर TET का जितने भी टीचिंग के एग्जामिनेशन होते हैं, सुपर टेट और बाकी सब के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जो रीजनिंग पूछी जाती है उसको हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और उसमें जो कंप्लीट रीजनिंग पूछी जाती है, सारे चैप्टर्स जितने लगभग 27 से 28 चैप्टर जो भी रीजनिंग के चैप्टर्स होते हैं, सारे चैप्टर्स हम इस सीरीज में कवर करेंगे। और धीरे धीरे करके सारा वीडियो जो अपलोड होगा इसका, तो आप देख सकते हो। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसमें हम कम टाइम में, मतलब एक मिनिमम टाइम जो होगा, काफ़ी हम जल्दी, बकवास की बातें कम होंगी और काम की बातें ज़्यादा होंगी। कम टाइम में मैक्सिमम जो होता है ना, वो हाउ इनपुट देंगे हम, जिससे कि आप एक अच्छा आउटपुट ले सकते हो। और हमारी जो एफिशिएंसी हम करेंगे, कोशिश ट्राई करेंगे कि एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब आपका टाइम कम लगे और आउटपुट ज़्यादा हो। तो जैसे मेरे बारे में आप पता ही है, मेरा नाम निखिल सिंह है। बाकी सब चीज़ें आप स्लाइड में देख सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि रीजनिंग। अगर रीजनिंग को हम जैसे पढ़ना है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो सबसे पहले कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का सबसे पहले जब हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसे अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करने लगोगे तो हर एग्जाम की डिमांड क्या होती है? एग्जाम की डिमांड अलग होती है। कोई भी एग्जाम होगा उसकी डिमांड क्या होगी? थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होगी। बट हम यहाँ पे एक बेसिक लेके चलेंगे कि ऐसा, मतलब रीजनिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे जो ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे मैं ये भी बताऊंगा कि जो सब्जेक्ट जिस एग्जाम के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है, जो चैप्टर्स, आप वो चैप्टर्स पे, अगर आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जैसे आप मान लो SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि SSC में ही रिलेवेंट है, बाकी के अदर चीज़ों में वो चैप्टर कम पूछे जाते हैं। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे जो TET के एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछा जाता है, बट वो कभी भी SSC के एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछा ही नहीं जाएगा, आप कभी क्वेश्चन ही नहीं पाओगे। तो उस तरीके से मैं बताता चलूँगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किन लोगों के लिए। तो अगर हम इसके बाद स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले अगर हम रीजनिंग अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या जानना होगा कि सिलेबस क्या होता है रीजनिंग का। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, चलिए नए पेज से स्टार्ट करते हैं सिलेबस। उसके पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि आप रीजनिंग में 50 में से 50 का टारगेट रखो, क्योंकि SSC सीजीएल में 25 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के होते हैं, और 50 क्वेश्चन मतलब 50 मार्क्स के हुए। और लगभग आपको 15 मिनट में करना रहता है इसको, 15 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चन। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने खुद मतलब एग्जामिनेशन दिया है। मेरे 2022 के SSC के मतलब जो प्री एग्जामिनेशन था उसमें 50 आउट ऑफ 50 था, और 2023 का जो अभी एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी 50 आउट ऑफ 50 रहा है मेरा रीजनिंग में। दोनों बार मैंने 50 में 50 स्कोर किया है। और अगर आप बात करोगे, मैंने अभी तो मुझे काफ़ी अच्छी रीजनिंग आने लगी, बट जब मैं 2022 में एग्जाम दे रहा था तो मेरी उतनी अच्छी रीजनिंग नहीं थी। फिर भी अपना एक माइंडसेट होता है, माइंडसेट आप उस तरीके से बनाओ कि आप अगर कम भी प्रिपरेशन किए हो तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप अच्छा से अच्छा परफॉर्म करो। आपको जैसा कि ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीजनिंग के क्वेश्चन में। मेरे साथ कैसे हुआ, मुझे 1-2 क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन मुझे आता था, तो उससे मैंने ऑप्शन को एलिमिनेट किया, जिससे कि मैंने जो लास्ट में ऑप्शन चूज किया वो भी सही ऑप्शन चूज किया, मैंने गलत ऑप्शन नहीं चूज किया। मतलब क्वेश्चन ना आते हुए भी मैंने काफ़ी अच्छा कर लिया। तो ये सब चीज़ें रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ऑप्शन एलिमिनेशन। और आपको नंबर का नॉलेज बहुत होना चाहिए, क्योंकि इसमें नंबर से रिलेटेड SSC में तो खासकर नंबर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए सब नंबर के। जैसे अगर आपसे कोई पूछे 16 का स्क्वायर, तो आपको निकालना ना पड़े, आप डायरेक्ट बोल सको 16 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर पूछे तो आप बोल सको 17 का स्क्वायर 289 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, इतना तेज। 32 का स्क्वायर पूछे तो आप तुरंत बता सको कि क्या होता है। 30 का स्क्वायर पूछे तो बता सको, 30 का तो सिंपल हो गया। ये सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। रीजनिंग की सबसे पहले डिमांड यही होती है। अभी हम बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस सारा बताऊंगा। लगभग रीजनिंग में अगर देखा जाए वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को मिला लो तो लगभग 40 से 45 चैप्टर होते हैं, तो हम सारा का बात करेंगे। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं सिलेबस। आप एक अपना बना सकते हो शॉर्ट नोट्स टाइप में, उसमें सारा चीज़ें लिख सकते हो। अगर हम सिलेबस स्टार्ट करते हो तो सिलेबस रीजनिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है वर्बल वर्बल रीजनिंग, और दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग, अगर हम पहले बात करेंगे वर्बल रीजनिंग की, वर्बल रीजनिंग
वर्बल रीजनिंग में अगर सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं तो हम क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी एग्जामिनेशन आप देखोगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादातर क्वेश्चन इसके रहते हैं। अगर जैसे एसएससी में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लगभग 4 से 5, कभी कभी 6-7 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के चले जाते हैं। मतलब आप एसएससी में 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन आप मान सकते हो हर बार 4 से 5 क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग को भी कई तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे इसमें कई तरीके आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, जैसे नंबर कोडिंग हो गया, फिर लेटर कोडिंग हो गया, तो ऐसे कई तरीके से होते हैं। तो वो हम देखेंगे जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में देखेंगे। अगर दूसरा चैप्टर की बात करते हैं तो पेयर फॉर्मेशन। ये चैप्टर एसएससी में पहले पूछा जाता था बट अभी ये बंद हो गया है। बट स्टेट के जितने एग्जामिनेशन होते हैं, टी हो गया, यूपी टेट में होता है, यूपी टेट का एग्जाम हो गया, डीएसएसबी का एग्जामिनेशन होता है, तो इन सब चीज़ों में ये पेयर फॉर्मेशन का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन। फिर तीसरा चैप्टर आ गया लेटर सीरीज। लेटर सीरीज तो अभी भी एसएससी में किसी बार 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 25 में से पूछ लिया जाता है, और अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। लेटर सीरीज का होता है जैसे आपको दे दिया जाता है ना ABC, फिर बीच में गए, फिर दे दिएगा GH I, ऐसे दिया रहेगा। तो इसमें पूछेगा यहाँ पे क्या भरेंगे, ऐसे बड़े बड़े रहते हैं, 7-7 8-8 स्किप रहेगा, कोई पैटर्न बनेगा, आपको पैटर्न मतलब अपने माइंड से लॉजिकल वे से सोच के पैटर्न बना के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसके बारे में भी बताऊँगा आपको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है जब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चौथा चैप्टर हो गया अभी आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज किस सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, जिसमें कि सीरीज के बारे में होती है, जिसमें कि ABCD की जो सीरीज होती है उससे रिलेटेड होता है। सिंपल चैप्टर होता है, इसका भी 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, 1 क्वेश्चन हर बार। अब फिर उसके बाद आता है 4 चैप्टर देख चुके। 5वां चैप्टर अगर हम बात करते हैं तो 5वां चैप्टर आता है वर्ड फॉर्मेशन, जिसमें पूछ लेता है कि वर्ड फॉर्मेशन, जैसे कोई वर्ड दे देगा आपको और उसमें पूछ लेगा कि इससे, जैसे आपको दे दिया फैंसी दे दिया, अब आपसे पूछ लेगा कि ये कोई एक, मान लीजिए कोई भी वर्ड पूछ लेगा कि FA इस वर्ड से बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ बनेगा, बट बड़े बड़े वर्ड रहेंगे, ये काफ़ी बड़ा रहेगा और ये वाला ऐसा फैंसी की तरह से छोटा सा वर्ड रहेगा। तो इसका क्वेश्चन पहले एसएससी में काफ़ी आता था, बट अभी 1 क्वेश्चन ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता या नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में। फिर 6वां चैप्टर अगर बात करते हैं तो डिक्शनरी। ये क्वेश्चन अभी भी एसएससी में प्रिवेलेंट है और काफ़ी अच्छे तरीके से 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि 4-5 वर्ड दिए रहेंगे और पूछा जाएगा कि डिक्शनरी में इसको अरेंज करो। तो ये क्वेश्चन हम जब पढ़ेंगे चैप्टर तो देखेंगे। फिर डिक्शनरी के बाद अगर 7वें चैप्टर की बात करते हैं तो जंबलिंग आ गया, जंबलिंग। फिर उसके बाद 8वां चैप्टर आ गया नंबर सीरीज। जंबलिंग में वर्ड इधर उधर अरेंज, मतलब इधर उधर रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि जैसे आपको मैं दे दिया, जैसे दे दिया UM दे दिया, RD दिया, D दे दिया गया और R फिर दे दिया गया, E दे दिया गया। इससे पूछे इससे कौन सा वर्ड बनेगा, तो आप सीधा बता सकते हो इससे मर्डर बनेगा, मर्डर। तो इस तरीके से ऐसे उल्टा सीधा वर्ड ऐसे रहेगा, उससे पूछेगा कि ये कौन सा वर्ड बनेगा, आप बताओ। फिर नंबर सीरीज में से कोई आप, ये भी काफ़ी अच्छा रहता है, हर बार पूछा जाता है। इसमें कैसे हो गया, जैसे आप कोई सीरीज दे दिया जाएगा 5, 10, 15 और फिर बीच में खाली रहेगा, फिर बोल दिया जाएगा 25, 30। आपसे पूछेंगे यहाँ पे क्या फिलअप होगा, तो आप देख रहे हो 5, 10, 15, 5 का गैप है तो 20। इस तरीके से कई प्रकार की नंबर सीरीज भी होती है, तो हम उसको देखेंगे किस प्रकार से होता है। अगर 9वां चैप्टर की बात करते हैं तो मिसिंग नंबर। नंबर सीरीज का ये वाला जो मैंने बताया ना, इसी तरीके से होता है। इसमें कभी कभी ऐसे 1, 2, 3 ऐसे नंबर दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया 5 दे दिया गया, 4 दे दिया गया, और फिर इधर 9, फिर इधर दे दिया गया 10 दे दिया, 17 दे दिया गया, 27, और यहाँ पे फिर दे दिया गया कि 15, 12, यहाँ पे कितना आएगा पूछ लेगा आपसे। तो यहाँ पे जैसे आप देखो इन दोनों को जो 5, 4, 9 बना, 10, 17, 27 बना और 15 और 12 कितना बनेगा, ये भी कितना बनेगा, 27 बनेगा। तो इस तरीके से हो जाता है, क्वेश्चन आता है मिसिंग नंबर का। अब 10वां क्वेश्चन, 10वां चैप्टर अगर हम बात करते हैं तो 10वां चैप्टर आ जाता है एनालॉगी से। एनालॉगी या सिमिलरिटीज़ को बोलते हैं हम इसी को। फिर 11वां चैप्टर की बात करते हैं तो 11वां चैप्टर आ जाता है ऑड वन आउट, मतलब 4 वर्ड दिए रहेंगे, उसमें पूछेगा एक अलग कौन सा है। और अगर एनालॉगी की बात करते हैं तो एनालॉगी जैसे दिया रहता है ना, 2 जैसे नंबर का एनालॉगी हो सकता है, किसी भी चीज़ का एनालॉगी हो सकता है। जैसे दे दिया लाइब्रेरी ना, और फिर यहाँ पे दे दिया बुक, फिर यहाँ पे दे दिया गया म्यूजियम, फिर यहाँ पे पूछ लिया क्या होगा। जैसे लाइब्रेरी में क्या रखा जाता है, बुक, उसी तरह म्यूजियम में क्या रखा जाता है, आर्टिफैक्ट्स।
देखिए अभी मैं इसको इंग्लिश में बता रहा हूँ, चैप्टर का नाम तो वैसे इंग्लिश में कोई मतलब नहीं है बहुत हिंदी इंग्लिश से, तो मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, बट मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन हिंदी में बताऊंगा, सारी थ्योरी में हिंदी में बताऊंगा, और बाद में हिंदी में कराऊँ तो हिंदी मीडियम में के जो स्टूडेंट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप अच्छे से एक अच्छा, मतलब आप ट्रस्ट रखो, अच्छे से अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, बस आप अच्छे तरीके से इसकी पढ़ाई करो, वीडियोज़ देखो, हो गया। यही आपका एक मतलब कर्तव्य है, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। एक श्लोक होता है ना, कर्म, चलिए आगे मैं बताता हूँ। देखिए एक श्लोक होता है, कर्म वाधिकारस्ते, कर्म वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संज्ञो स्वतकर्मणे। आप समझ सकते हो, ये गीता का श्लोक है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको क्या, आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, कर्म करना आपका फल है। रिजल्ट, अगर आप रिजल्ट को नहीं देखना है कि आपको रिजल्ट मिलेगा या नहीं, देखिए क्या होता है कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे में अगर हमको मान लो हम कर्म करते हैं 5 घंटे पर डे ना, और बाकी का जो टाइम बचा 19 घंटे हम दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और अगर हम एक स्टूडेंट है वो 5 घंटा अपना मेहनत कर रहा है, फिर 19 घंटे और सारे काम कर रहा है अपने दिन का। एक दूसरा स्टूडेंट है वो क्या है, 24 घंटे में 19 घंटे तो अपना काम कर रहा है, 5 घंटे बचे, 5 घंटे में 3 घंटे कर रहा है, 2 घंटे रिजल्ट के बारे में सोच रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं क्या क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए इससे कोई मतलब नहीं होगा, इससे बस उसका टाइम वेस्ट होगा, और इस स्टूडेंट से वो हमेशा लैग करेगा, पीछे रहेगा जो पहला स्टूडेंट है, क्योंकि वो अपना 5 घंटे का कर्म कर रहा है ना, बट आप 3 ही घंटे का कर्म कर रहे हो, तो आप हमेशा नुकसान में रहोगे। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद। तो 12वां चैप्टर जो होगा हमारा कोडेड इक्वेशन होगा। अब जल्दी जल्दी मैं बात कर लेता हूँ, सारे चैप्टर लिख देता हूँ, उसके बाद जब हम बात करेंगे एक एक चैप्टर तो हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर 13वां चैप्टर डाइस, ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछता है डाइस का। फिर 14वां चैप्टर क्यूब एंड क्यूबॉइड का, क्यूब एंड क्यूबॉइड। एसएससी में अभी ये क्वेश्चन ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं है, बट एक आध क्वेश्चन कभी किसी शिफ्ट में पूछ लेता है, जैसे 40-30 शिफ्ट 40 शिफ्ट हुई एसएससी में, एक आध शिफ्ट में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया, एक आध क्वेश्चन, नहीं तो नहीं पूछेगा। 15वां चैप्टर की बात करते हैं तो क्या हुआ, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इस चैप्टर भी क्या है 2017, 18, 19 और 20 तक भी काफ़ी पूछा गया। 21, 22 से ये क्वेश्चन 23 में बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है किसी किसी शिफ्ट में, नहीं तो कम हो गया ये पूछना, बट हम पढ़ेंगे है ये, क्योंकि हमको पता थोड़ी है 50 में से 50 स्कोर करना है, तो हमको पता थोड़ी कि किस शिफ्ट में कौन शिफ्ट होने वाली, उसमें पूछा जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा, तो हम अच्छे से सारा पढ़ेंगे। 16वां चैप्टर अगर बात करते हैं तो ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन। 17वां चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा कैलेंडर, ये भी कभी कभार पूछता है। ब्लड रिलेशन तो हमेशा पूछता है, हर एग्जाम में, बैंकिंग में भी, बैंकिंग में अलग तरीके का ब्लड रिलेशन पूछता है, थोड़ा सा कठिन, और इसमें भी पूछता है। कैलेंडर हो गया, कैलेंडर भी एसएससी में पूछ ही लेता है बीच बीच में। 18वां चैप्टर की बात करते हैं तो क्लॉक, और 19 नंबर चैप्टर की बात करते हैं तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। फिर 20 नंबर चैप्टर की बात करते हैं तो सिलॉग हो गया। 21 नंबर चैप्टर की बात करते हैं तो रैंकिंग हो गया, रैंकिंग जो आता है। 22 नंबर पे क्या आएगा, सीटिंग अरेंजमेंट आएगा। ये अभी एसएससी में नया तरीके से आया है, मैंने मतलब कि इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में क्या है कि एसएससी में भी पूछने लगा है, पहले नहीं पूछता था, और मेंस भी आने लगा है, तो मेंस में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। पजल और इन दोनों चैप्टर नए चैप्टर एक तरीके से, ये दोनों चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। सीटिंग अरेंजमेंट में अभी काफ़ी हार्ड भी सीटिंग अरेंजमेंट पूछे जाने लगे, जैसे बैंकिंग में पूछा जाता है, या फिर कैट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है पजल या सीटिंग, या फिर आप सीमैट बोल सकते हो। मैंने इन एग्जामिनेशन को भी दिया तो मुझे आइडिया है, इन एग्जामिनेशन में तब भी काफ़ी हार्ड लेवल का पूछा जाता है, उसके कंपेरिजन में इसमें एसएससी में सिंपल ही पूछा जाता है। 23 नंबर चैप्टर क्या हो गया, पजल की ले लेते हैं, पजल पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, 24 वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। फिर 25 नंबर चैप्टर अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा इनइक्वालिटी। अभी मेंस में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पूछा गया था इस बार एसएससी के। 26 नंबर में मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, मशीन इनपुट आउटपुट। अगर 27 नंबर में हम बात करते हैं, 27 नंबर में लॉजिक, अब लॉजिकल रीजनिंग आ गया, ये नॉर्मल वर्बल रीजनिंग खत्म हो गई, अब लॉजिकल रीजनिंग आएगी।
लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, कई चैप्टर होते हैं लगभग, मैं बताता हूँ। देखिए एक इधर आ जाता है पूरा। चलिए तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग हम देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग को कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग एसएससी वाले स्टूडेंट ज़्यादा फोकस नहीं करते, और इसका क्वेश्चन इस बार मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन आया था। और एसएससी में जो टीचर्स पढ़ाते भी हैं उनको भी लॉजिकल रीजनिंग का इतना आइडिया नहीं है अभी तक, मतलब उनको सही से आइडिया नहीं है लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। तो हम लॉजिकल रीजनिंग के सारे चैप्टर्स की बात करते हैं। तो देखिए इसमें एक चैप्टर आता है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। फिर एक चैप्टर आता है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। फिर इसका एक चैप्टर होता है स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट स्टेटमेंट दे रहेगा, यहाँ पे क्या होगा कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया। फिर एक चैप्टर और आ गया इसका स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए इन चैप्टर का नाम जब मैं पढ़ाऊंगा तो हिंदी में भी लिख दूंगा, अभी आप इंग्लिश में ही लिख लो। देखिए क्योंकि चैप्टर के नाम से तो मतलब रखता है, आपको देना है एग्जाम, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देख के आंसर आने चाहिए, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो चैप्टर के नाम पर ज़्यादा फोकस मत करना, मैं सारी चीज़ें डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। और इसके अलावा एक और हो गया कॉज एंड इफेक्ट, और कॉज एंड इफेक्ट के अलावा एक होता है असर्शन एंड रीजन। अगर मैं बात करता हूं तो इस और एक डिसीजन मेकिंग का भी क्वेश्चन होता है। देखिए लोग अगर बात करता हूँ जो ज़्यादा तौर पे पूछे जाते हैं वो क्या पूछे, स्टेटमेंट एजम्पशन, ये इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। कॉज एंड इफेक्ट का ज़्यादा नहीं होता, इसका कम ही पूछा जाता है, बट एक आध क्वेश्चन। और असर्शन रीजन, डिसीजन मेकिंग का तो पूछा जाता है बट वो बहुत ही अलग तरीके से, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। 26 नंबर चैप्टर लेते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग के बाद आ गया हमारा चैप्टर डेटा सफिशिएंसी का। इसमें क्या दे दिया जाता है कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाएगा ऐसा कुछ करके, उसमें पूछेगा कि स्टेटमेंट दे दिया जाएगा 1 और फिर 2, इसमें दे दिया जाएगा कि इसको उत्तर देने के लिए, इस स्टेटमेंट को उत्तर देने के लिए, मतलब इस क्वेश्चन को क्या ये दोनों स्टेटमेंट से कौन स्टेटमेंट जरूरी है, मतलब कि क्या सिर्फ स्टेटमेंट 1 से इसका आप आंसर दे सकते हो, स्टेटमेंट 2 से दे सकते हो, या फिर दोनों को मिला के। और इसका जो क्वेश्चन होता है ज़्यादातर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन रहेगा या फिर परसेंटेज का, मतलब किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें मिक्सचर सारे चैप्टर का आता है। फिर अगर 27 नंबर का चैप्टर देखते हैं तो हम आ जाता है वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम होती है कुछ। और फिर एक होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वैसे आता नहीं अब ज़्यादातर एग्जाम में, फिर भी हम देख लेंगे। अब इसके बाद आ गया हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग। इसके बाद हमारा आ गया नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, एक चैप्टर होता है मिरर एंड वाटर इमेज। ये एसएससी में बहुत पूछता है और बहुत ही सिंपल होता है। मैं आपको सिर्फ मतलब कि एक क्लास में तो एक 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे ये सब। और फिर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। मिरर इमेज का ही एक्सटेंडेड फॉर्म होता है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। मतलब कि मिरर इमेज आप सीख लोगे तो उसी का थोड़ा सा आगे बढ़ा के आप इस चैप्टर को भी कर सकते हो। एक होता है एम्बेडेड फिगर, फिर एक होता है कंप्लीशन ऑफ फिगर। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि देखिए जो वर्बल रीजनिंग होता है वो 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, बट नॉन वर्बल रीजनिंग का भी लगभग 12 से 13 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मतलब ये मत समझिए कि इसमें चैप्टर कम दिखा रहा हूँ तो और ये सिंपल है, कम टाइम दिया जाएगा तो ये जल्दी मतलब इसका क्वेश्चन कम पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। इसका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी में हमेशा, और बहुत सिंपल होता है। इसका क्वेश्चन अगर आप गलत करके आते हो ना तो समझ लो आपका सत्यानाश है, आप 50 का तो ख्वाब ही छोड़ दो, समझ लो आप गधे हो एकदम से अगर इसका क्वेश्चन गलत करते हो तो। और ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स भी आ गया एक। फिर सीरीज, मतलब एक मतलब कि आपको कोई डायग्राम दिया रहेगा उससे रिलेटेड सीरीज रहेगी, आपसे पूछा जाएगा। एनालॉगी भी, इसका भी एनालॉगी पूछा जाता है, मतलब इमेजेस का भी। और फिर एक क्लासिफिकेशन हो गया। वैसे मैंने सारे चैप्टर अभी कवर करा दिए हैं, आप लगभग देख सकते हो।
40 चैप्टर तक अभी आए हुए हैं, लगभग 40 क्या 35 चैप्टर तक। अगर 35 चैप्टर में बात करें अगर मेंस के हिसाब से एसएससी सीजीएल में, अगर मैं मेंस की बात करता हूँ तो जो स्टार्टिंग के जैसे कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन ये एसएससी की मैं बात कर रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं सारे नंबर वाले क्वेश्चन और लॉजिकल रीजनिंग, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डाइस का भी समझ लो आप, डाइस हो गया। तो ये सब चैप्टर, मिसिंग नंबर, मतलब नंबर वाले सारे चैप्टर हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 8-10 चैप्टर में से आपका 30 में से 20 क्वेश्चन आ जाएगा और 10 क्वेश्चन बाकी सबका आने वाला है। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंस है ये। लॉजिकल रीजनिंग तो ले ही लिया हूँ। तो ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं आपके एसएससी सीजीएल मेंस के। और साथ ही साथ टीईटी का जितना मैंने चैप्टर इंपॉर्टेंट बताया वो हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी के अगर आप सारे चैप्टर्स अच्छे से एक बार पढ़ लेते हो, एक बार आप मेहनत कर लेते हो 2 से 3 महीने तक, तो आप एक बहुत ही अच्छा तरीके से परफॉर्म करो। कोई भी एग्जामिनेशन आप कभी नहीं फंसेंगे। पर एक चीज़ मैं और इम्पॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रिपरेशन जब करते हो किसी भी एग्जामिनेशन की, अगर आप रीजनिंग की बात करते हो तो रीजनिंग को अच्छा से अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, अगर हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए, डेफिनेटली क्लास देखना, आपको चीज़ें समझ में आना हर चैप्टर के बारे में वो इम्पॉर्टेंट तो होता ही है। बट एक एज अ टीचर वो क्या बताएगा, आपको चैप्टर बता दिया, कोई चैप्टर मान लीजिए लिया, वो आपको चैप्टर बता देगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग ले लेते हैं तो आपको कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक बता देगा और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देगा। बट एग्जाम में आपको परफेक्ट बनने के लिए आपको अपने से कम 200-300 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना होगा पहले, तभी आप जाके परफेक्ट बनोगे। तभी आप इस हालत में होगे कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। आप एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50 तभी स्कोर कर पाओगे जब आप एकदम अच्छे से सारे चैप्टर पढ़ने के बाद 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। साथ ही साथ आप डेली मॉक दो। देखो आपका मतलब आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप देखो 50% लगभग सिलेबस आप कंप्लीट कर लो। जैसे आप 50% सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो स्टार्टिंग से ही करते रहो चैप्टर वाइज। फिर उसके बाद आप क्या करो, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। उसमें से क्या होगा, जैसे आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आप क्या होगा कि 70-80 क्वेश्चन जो आप सॉल्व करो वो चैप्टर आप पढ़े होगे ऑलरेडी ना, ऑलरेडी आपका पढ़ा रहेगा वो चीज़ें, तो आप उसको तो सॉल्व भी कर लोगे। मान लो नहीं सॉल्व कर पाया तो आप उसको टिक लगा देख ली, ये क्वेश्चन में मैं फंस गया था, इसको अच्छी तरीके से मुझे पढ़ना है, वो आपका हो गया। बट आपका 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसको आप पढ़े ही नहीं होगे, तो आप उसको जाके उसका सलूशन देखोगे कि हाँ ये इस तरीके से सॉल्व होता है। तो आपके साथ क्या होगा कि आप बिना चैप्टर को पढ़े ही आप ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और एसएससी में जानते हो, एसएससी की खूबसूरत चीज़ मैं बताता हूँ कि एसएससी में ना पैटर्न फिक्स है, कुछ ही पैटर्न फिक्स है, उसी पे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अगर आप लगभग 100 क्या मैं बोलता हूँ 300 तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो रीजनिंग में, मेरी गारंटी आप 45+ स्कोर कर लोगे। 50 तो स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे एक आध दो क्वेश्चन वो जान के ऐसा दे देते हैं जो कि अजीबो गरीब रहे, आप पूरा रीजनिंग पढ़ने के बाद ही कर पाओगे। बट आप 45+ कर लोगे, ये गारंटी है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है रिवीजन, इसीलिए मतलब कि मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप मॉक भी दो प्रीवियस ईयर का, हमेशा प्रीवियस ईयर का मॉक दिया करो। जब प्रीवियस ईयर का मॉक खत्म हो जाए तभी नया मॉक दो। तो अगर आप प्रीवियस ईयर का मॉक दोगे तो इससे क्या होगा कि आपका उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप नहीं पढ़ोगे वो चैप्टर, तो उसको भी आप देखो कैसे सोल्यूशन होता है, तो आप परफेक्ट बनते जाओगे। मतलब बाई चांस मान लो आपका सिलेबस ही नहीं पूरा हुआ, एग्जाम तक आपका सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, तो आप एक ऐसी कंडीशन में पहुंचे रहोगे कि आप देखो 45+ आप स्कोर कर रहे हो, सिर्फ परफेक्ट होने की वजह से, मॉक में अच्छा प्रैक्टिस करने की वजह से। और साथ ही साथ आप चाहे जितना मेहनत करके आप दिन रात क्लासेस देखते रहो, सारे चैप्टर आप पढ़ लो, कोई चैप्टर मत छोड़ो। बट आप जब अगर आप मॉक नहीं प्रैक्टिस किए, 2-4 मॉक सिर्फ दिए हो, आप एग्जाम में जाके बैठ जाओगे ना, तो आप 15 मिनट में पेपर ही नहीं खत्म कर पाओगे। आप 20 मिनट लगा दोगे, 25 मिनट लगा दोगे पेपर खत्म करने में, और आप यहीं पे फेल हो गए, बाहर हो गए। एसएससी में 15 से 17 मिनट में आपको रीजनिंग का पेपर खत्म करना पड़ेगा, तभी आप एसएससी क्वालिफाई करोगे। एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन, अगर सीपीओ आता है तो सीपीओ में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो लगभग आपको 25 से मान लो 30 मिनट में आपको खत्म करना पड़ेगा पेपर।
ये सच्चाई है और ये सच्चाई आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपको इतनी स्पीड खुद की बनानी होगी कि आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पाओ, और अदरवाइज आप कभी पास नहीं होने पाओगे। मेंस में आप ऐसा ट्राई करो कि 20 मिनट में आप रीजनिंग 20 मिनट में ख़त्म करो। घर पे आप 18 से 20 मिनट में ख़त्म करोगे, तभी एग्जाम हॉल में आप 25 मिनट तक में रीजनिंग ख़त्म कर पाओगे, अदरवाइज आप फेल होने ही वाले हो। इसीलिए मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली मॉक दो, मैं तो बोलता हूँ डेली मॉक दो, बट अगर आप डेली नहीं दे पाते तो स्टार्टिंग में 2 दिनों पे मॉक दो, 2 डेज पे। अगर 2 डेज पे भी 2 डेज पे स्टार्टिंग में दो, और फिर जब एग्जाम पास आ जाए 30 से 40 दिन बचे तो डेली मॉक आप दो 15 दिन तक। फिर उसके बाद आप क्या करो, 2 मॉक एक दिन में दो। अगर आपका सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है तो आप 2 मॉक डेली दोगे तो इतने परफेक्ट बन जाओगे, 50-50 को रोक ही नहीं सकता। ये एक परम सत्य है एसएससी का। दोस्तों आज मैं आशा करता हूँ कि आज मैंने सारी चीज़ें एसएससी से, मतलब जो रीजनिंग में जो सारे चैप्टर पूछे जाते हैं रीजनिंग का, मैंने डिटेल ओवरव्यू दे दिया है। आप मैं इसको अभी अपलोड कर दूँगा, तो आप इसको देख सकते हो रीजनिंग की किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए, और सारा चीज़ आप साथ ही साथ नोट्स बना सकते हो, 60 नोट्स आप लिख सकते हो। और मैं अभी क्या करूँगा, एक एक चैप्टर मैं अपलोड करने की ट्राई करूँगा। एक चैप्टर एक क्लास में, अब फिर 2 क्लास में, 3 क्लास में। जो चैप्टर्स बड़े हैं उनको मैं अपलोड करूँगा हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, जैसे मैं टाइम पाता हूँ। और मैं साथ साथ ट्राई करूँगा कि सर जल्दी से जल्दी पूरा करा दूँ पूरे रीजनिंग का सिलेबस, जिससे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कर लो। और साथ ही साथ मेरी आपसे एक ही उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो हमारे चैनल CW कॉम्पिटिटिव वाइजली को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आपको कोई क्लासेस की ज़रूरत है, आपको लगता है कि मैथ या रीजनिंग में इन चैप्टर्स में आप कमज़ोर हो, आपको ज़रूरत है हेल्प की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उन चैप्टर्स की भी वीडियोज़ पहले लाने की कोशिश करूँगा। अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, बस यही है। और मैं अभी अलविदा चाहता हूँ दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर्स के साथ। मैं पहला चैप्टर कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट करूँगा। मैं एकदम डिटेल बात करूँगा, साथ ही साथ इस चीज़ के बारे में बात करूँगा कि किस तरीके से आप सारे, जैसे A का क्या नंबर है, B का क्या नंबर है, इस तरीके से किस तरीके से याद करो। और मैं आपको याद करा दूँगा, क्लास में ही याद करा दूँगा, आपको बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज़ बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव